तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं ना, जहां पर हमें जाना होता है पर लेकिन हमारी किस्मत हमें वहीं पर लेकर जाती है जहां उसे जाना होता है, और वहां पर पहुंचने के बाद उस जगह से निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं और पंकज हम दोनों बचपन के दोस्त थे और उन दोनों हम दोनों ने प्लान किया था कि कल शाम होते ही हम दोनों अपने गांव के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि 2 सालों से हम अपने गांव नहीं गए थे। हमने अपने घर में भी बता दिया था, मगर वो लोग हमें रात को आने के लिए मना कर रहे थे। मगर हमें रात का सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह के मुताबिक, इसलिए हमने तय किया कि हम शाम को 7 बजे निकल जाएंगे। हमने सुबह से अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमें आज शाम को निकलना भी था। हमारे पास एक गाड़ी भी थी और उसी गाड़ी से हम दोनों जाने वाले थे। फिर इसके बाद ठीक शाम के 7 बजे हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। हम दोनों उस वक्त बहुत ही खुश थे। वैसे भी गांव जाने की खुशी तो सबको ही होती है। फिर जब हम घर से काफ़ी दूर आ गए तब हमने देखा कि अब मौसम ने अपना रुख मोड़ लिया था। मौसम पूरा खराब हो चुका था। आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो कि हमें संकेत दे रही थी कि बारिश होने वाली है। पंकज ने कहा कि भाई, आज ये बारिश क्या हमारा सारा काम खराब कर देगी? जिस पर मैंने उससे कहा, भाई, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। मेरे ये कहने पर पंकज हंसने लगा। अभी हमारी गाड़ी आगे ही बढ़ रही थी कि तभी पंकज ने मुझे ये कहा कि भाई, किसी ढाबे पर गाड़ी को रोक देना, मुझे काफ़ी भूख लग रही है और खाना खाने के बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। पंकज के ये कहने पर मैंने भी उसे हाँ बोल दिया। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद हमें सामने की ओर एक ढाबा दिखा। उस ढाबे के दिखते ही मैंने अपनी गाड़ी को उस ढाबे के पास जाकर रोका। गाड़ी रुकने के बाद हम दोनों गाड़ी से उतरे और ढाबे में खाना खाया। खाना खाने के बाद हम दोनों उस ढाबे से निकल पड़े। हमने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब हम ढाबे से काफ़ी दूर निकल आए थे। हम जिस रास्ते पर थे वो रास्ता वीरान दिख रहा था। उस रोड पर हमें इस वक्त कोई भी गाड़ी या बस हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तभी हमने सोचा कि शायद रात काफ़ी होने के कारण गाड़ी का चलन कम हो गया है, इसलिए हमें कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। यही सब सोचते हुए हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। बाहर का नज़ारा पूरा पेड़ और झाड़ियों से भरा हुआ था, जो कि दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। अभी मैं गाड़ी को ड्राइव कर ही रहा था कि तभी हमें बादलों की गड़गड़ाहट फिर से सुनाई दी, और इस बार बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी शुरू हो गई। बारिश को होता देख पंकज बोला, भाई, गाड़ी को ठीक से चलाओ, क्योंकि बारिश अब बहुत तेज हो रही है। मैंने पंकज को हाँ में जवाब देते हुए गाड़ी को ड्राइव करे जा रहा था। अभी मैं गाड़ी को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी मुझे हमारी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो कि बारिश में भीग रहा था। मैंने पंकज से कहा कि अरे यार, ये कौन है बूढ़ा आदमी जो कि इतनी रात को इस सन्नाटे भरी रोड पर अकेला घूम रहा है? जिस पर पंकज ने मुझे ये कहते हुए कहा कि गाड़ी को उस बूढ़े आदमी के पास रोक दो। फिर मैंने भी उस बूढ़े आदमी को बारिश में भीगता हुआ देख गाड़ी को उसके पास जाकर रोका, और फिर हमने उस आदमी से पूछा, चाचा, क्या हुआ? आप बारिश में क्यों भीग रहे हो और आप जा कहाँ पर रहे हो? जिस पर उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा घर थोड़ा आगे है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। उनके ये कहते ही मैंने उनसे कहा कि आप गाड़ी के अंदर आ जाओ, वैसे भी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। हमारे ये कहने पर वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। उस बूढ़े आदमी के बैठते मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और हम लोग अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पंकज ने उस बूढ़े आदमी के हाथों को देखा, तो उसने देखा कि उस आदमी के हाथ चले हुए थे और साथ ही उसके पैर भी, जिसे देखकर पंकज ने मुझे बताया कि भाई देख, इसकी तो पूरे हाथ पैर चले हुए हैं। जिस पर मैंने कहा, शायद इसके साथ कुछ हुआ होगा, और ये बोलकर मैं गाड़ी चलाने में ध्यान देने लगा। और थोड़ी देर के बाद जब उस बूढ़े आदमी ने हमसे कहा कि बस बेटा, गाड़ी को यहीं पर रोक दो, उसके इतना कहते ही मैंने गाड़ी को उसी वक्त रोक दिया और वो बूढ़ा आदमी गाड़ी से नीचे उतर गया। जब हमने उसका घर देखा तो वो घर हमें काफ़ी पुराना नजर आया। उस बूढ़े आदमी ने हमें कहा, बेटा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मेरी मानो तो तुम दोनों थोड़ी देर मेरे घर पर रुक जाओ, और जब बारिश बंद हो जाएगी तब तुम यहाँ से चले जाना। उस बूढ़े आदमी की बात भी हमें सही लगी।
क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए हम उस बूढ़े आदमी की बात को मानकर उनके साथ घर में चले गए। जब हम लोग भीगते उसके घर के अंदर गए और फिर हम अपने कपड़े उतार कर निचोड़ने लगे ताकि वो कपड़े थोड़े सूख जाएं। फिर इसके बाद जब हमने उस घर को देखा तो वो घर अंदर से हमें बाहर के मुताबिक और भी पुराना लग रहा था और साथ ही अंदर की तरफ अंधेरा भी हो रखा था। अंधेरा होने के कारण वो आदमी अंदर से एक लालटेन लेकर आया। हम ये सोचने लगे कि मॉडर्न ज़माने होने पर भी ये आदमी लालटेन यूज़ करता है और उसने लालटेन को वहीं पर रख दिया। उस लालटेन की वजह से अब हमें उस घर में थोड़ा सही से दिखाई दे रहा था। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने हमें ये कहा कि उस रूम के अंदर जाके आराम कर लो, वैसे भी बारिश अभी रुकेगी नहीं। तभी उस बूढ़े आदमी की बात मानकर हम दोनों उस रूम के अंदर चले गए, क्योंकि उस वक्त हमारी आंखों में नींद भरी हुई थी और यही सोचकर हम उस रूम के अंदर चले गए। जब हम उस रूम के अंदर गए तो हमने देखा कि उस रूम की हालत बाहर जैसी नहीं थी, जिस वजह से हम दोनों वहीं जाकर लेट गए और हम दोनों की आंखें कब लग गई हमें पता भी नहीं चला। फिर जब मेरी नींद किसी आवाज़ के चलते खुली तो अचानक ही नींद के खुलते ही मैं उठा तो आंख खुलते ही मैं उठ गया और अपनी चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि रूम में तो कोई भी नहीं है। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? उस वक्त पंकज सो रहा था। मैंने उसे उठाया नहीं और मैं बारिश को देखने के लिए बाहर गया कि बारिश कम हुई कि नहीं। फिर जब मैं बाहर पहुंचा तो बाहर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि बारिश अब बंद हो चुकी थी। बारिश के बंद होते ही मैंने सोचा कि अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। यही सोचकर मैं घर के अंदर पंकज को जगाने के लिए जाने लगा और जैसे मैं अपना पहला कदम घर के अंदर रखने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर मुझे एक कुआं दिखाई दिया। वो आवाज़ उस कुएं से आ रही थी और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस कुएं के अंदर हो। फिर मैं उस कुएं के पास जाने लगा। कुएं के पास जाने के बाद जब मैंने कुएं के अंदर देखा तो मुझे उस कुएं के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था और वो आवाज़ भी आनी बंद हो गई। अब मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ आनी एकदम से बंद कैसे हो गई और वो आवाज़ किसी औरत की लग रही थी। अभी मैं उस कुएं के अंदर झांक ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है तो मैं वहाँ से जाने लगा। अभी मैं उस कुएं से थोड़ा आगे ही गया होऊंगा कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उस वक्त मेरी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। अब मैं घबराने लगा था। फिर जब मैंने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरे सामने एक औरत खड़ी हुई थी, मगर उस औरत की गर्दन कटी हुई थी। उसकी बॉडी ही मेरे सामने खड़ी थी। उसका सर तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और मेरा शरीर अब ठंडा पड़ने लग गया था। मेरे मुंह से अब आवाज़ भी निकल नहीं पा रही थी। उस औरत के पूरे हाथ ठंडे हो रखे थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई और उस औरत के गायब होते ही मेरी जान में जान आई और अब मेरा शरीर नॉर्मल हो चुका था। जैसे मेरा शरीर नॉर्मल हुआ तो मैं सीधा भागते उस घर के अंदर गया और पंकज पंकज चिल्लाते हुए रूम के भीतर घुस गया जहां पंकज सो रहा था। और जब मैं उस रूम में घुसा तो मैंने देखा कि पंकज उस रूम में था ही नहीं। उस वक्त मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा था कि पंकज कहाँ पर चला गया है। तभी मैं जल्दी से उस रूम से बाहर निकला और उस घर में पंकज को ढूंढने लगा, मगर पंकज मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी को भी आवाज़ लगाई, मगर वो बूढ़ा आदमी भी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद मैं उस घर से बाहर आ गया और घर के बाहर आने के बाद मैंने पंकज को फिर से आवाज़ लगाई, मगर फिर भी मुझे पंकज की आवाज़ नहीं आई। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अब सीधा अपने गाड़ी के पास जाने लगा। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया कि तभी मुझे मेरे पीछे से पंकज की आवाज़ आई और पंकज की आवाज़ आते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि पंकज उस घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। तभी मैं भागते उसके पास पहुंचा और फिर जब मैंने उससे चिल्लाते बोला कि भाई तू कहाँ पर गया था, मैंने तुझे कितनी आवाज़ लगाई थी मगर तूने मेरी एक भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मेरे इतना कहने के बाद उसने मुझे ये बताया कि
वो घर के पीछे बाथरूम करने गया था। फिर जब वो बाथरूम करके आया तो वो मुझे घर के अंदर कहीं भी नहीं दिखा। फिर मैंने पंकज को अपने साथ घटी हुई सारी घटना को बता दिया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तभी पंकज ने मेरी बातें सुनकर कहा कि वो सब मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो चल उस कुएं के पास। मेरे ये कहने पर उसने भी हामी भर दी और हम दोनों उस कुएं के पास जाने लगे। फिर जब हम उस कुएं के पास पहुंचे, फिर जब हमने उस कुएं के अंदर देखा तो इस बार मुझे उस कुएं के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर पंकज ने मुझसे ये कहा कि भाई देख, वो तेरा वहम था, अब चले यहाँ से, खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर हम दोनों वहां से जाने लगे और जैसे हम अभी थोड़ा आगे ही बढ़े होंगे कि तभी हमने देखा कि हमें वही बूढ़ा आदमी उस घर के दरवाजे पर लालटेन लेकर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो आदमी हमें अपने पास बुला रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर हम दोनों ने सोचा कि चलो उनसे मिल लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर हम दोनों जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक खंजर था। उस खंजर को देखकर हम दोनों थोड़ा घबराने लगे कि कहीं ये हमें मारने के लिए तो नहीं आया है। अभी हम दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी उस बूढ़े आदमी ने उस खंजर से पंकज का हाथ काट दिया। जैसे उसने पंकज के हाथ में खंजर मारा कि तभी मैं पंकज को उससे दूर ले गया। और जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब उस बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया है और उसका पूरा शरीर भी। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हम दोनों अब बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। मैंने पंकज को कहा भी कि भाई जो मैं कह रहा था वो सब सच था। पंकज अब दर्द से करा रहा था, उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। फिर उस वक्त मैंने जैसे तैसे करके पंकज को वहाँ से उठाया और गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। वहाँ से भागने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचा था। फिर इसके बाद जैसे ही हमने अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाया कि तभी हम दोनों के पैर वहीं जम से गए और पैर के जमते ही हम दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराने लगे। तभी हमने अपने पैर को वहाँ से आगे बढ़ाने की बहुत ही कोशिश की, पर उस वक्त हमारी किस्मत को क्या मंजूर था वो हमें भी नहीं पता था। अभी हम दोनों वहीं पर खड़े यही सब सोच रहे थे कि तभी मुझे सामने से वही औरत आती हुई दिखाई दी। और उस औरत को सामने से आता हुआ देख मैंने पंकज को बताया कि ये वही औरत है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मेरे ये कहने पर पंकज भी उस औरत को देखकर हैरान हो गया। फिर इसके बाद वो औरत हमारी तरफ आने लगी और उस औरत को अपनी तरफ आता देख हम बुरी तरह से डरने लगे। उस समय हम दोनों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। लेकिन इतने में ही जब हमें पीछे से आवाज़ आई, फिर हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि वही बूढ़ा आदमी अब हमारी तरफ आ रहा था और अब हम दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। फिर उसके बाद वो दोनों हमारे और भी करीब आ गए, जिसके कारण अब हम दोनों डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गए। फिर इसके बाद जब हमारी आंखें खुली तो हमने पाया कि हम दोनों उस घर के पीछे पड़े हुए हैं। जब हम दोनों उस जगह से उठे और फिर उठकर हमने देखा तो उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हमने देखा कि हमारे सामने उस बूढ़े आदमी और साथ ही उस सिरकटी औरत का मृत शरीर एक छोटे से गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ था। उन दोनों की लाश को देखकर हम दोनों ने कैसे भी करके अपने आप को संभाला। अभी मैं उन लाशों की तरफ देख ही रहा था कि तभी पंकज ने मुझे बताया कि अगर हम दोनों इन लोगों की लाश को जला देते हैं तो शायद हम दोनों यहाँ से बचकर जा सकते हैं, क्योंकि जब तक इन भूतों की बॉडी को जलाया नहीं जाता तब तक इनकी रूह भटकती रहती है। और साथ ही पंकज ने मुझे ये भी बताया कि उसे ये सब उसके दादाजी बताते थे, जो कि अब उसके साथ नहीं हैं। फिर इसके बाद मैंने उसकी बात पर हामी भर दी। तभी उसने जल्दी से गाड़ी की बोतल निकाली और बोतल निकालने के बाद गाड़ी से पेट्रोल निकाल लिया और फिर पेट्रोल लेकर वो मेरे पास आया। दोस्तों, फिर इसके बाद मैंने उसकी बात पर हामी भर दी और फिर हम दोनों ने मिलकर गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उन गड्ढे में पड़ी लाशों को जला दिया, जिसके बाद डरावनी चीखें आ रही थी। उनकी चीख को सुनते ही मेरे पैर कपकपाने लग गए थे। मैं जल्दी से वहां से भागा, जहां से हम दोनों अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत ही निकल पड़े। और जब गांव पहुंचे तब तक सुबह हो चुकी थी और फिर यही हमारी जिंदगी का एक डरावना हादसा बन गया, जो कि हमारे जहन में आज भी बसा हुआ है।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।